हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स टू असेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये कहता कि निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्थाओं यानी कि जो इकोनॉमी हमारी के विकास की दिशा का, यानी कि जो भी डेवलपमेंट है, जो भी है हमारे एक तरीके से जो भी ग्रोथ है, डायरेक्शन मतलब दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चय, यानी कि लिखा हुआ ना कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय समुच्चय के उपयोग की, यानी कि इसको यूज करना शुरू किया था। तो वो कौन है? साइमन कुजनेट्स। तो इसके नीचे ये इसका एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो कि साइमन कुजनेट्स ने इंट्रोड्यूस किया था, क्या किया था कि साइमन कुजनेट्स इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, यानी कि जो नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय जो समुच्चय हैं उनको यूज करना स्टार्ट किसने किया? साइमन कुजनेट्स ने। एग्रीगेट टू एसेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। ही डिफाइंड नेशनल इनकम as the net output of commodities and services following during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers। साइमन कुजनेट्स ने क्या किया यहाँ पर? साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय के उपयोग की शुरुआत की। अर्थव्यवस्थाओं के विकास की दिशा का आकलन करने के लिए उन्होंने किस चीज़ का यूज किया? इनकम एग्रीगेट टू, मतलब एक तरीके से जो भी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं, उन्होंने राष्ट्रीय आय को देश की उत्पादक प्रणाली से हाथों में वर्ष के दौरान बहने वाली, यानी कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि ही डिफाइंड नेशनल इनकम। उन्होंने नेशनल इनकम को कैसे डिफाइन किया? द नेट आउटपुट ऑफ ए कमोडिटीज, यानी कि जो भी एक तरीके से नेट आउटपुट होता है कमोडिटीज सर्विसेज का, क्या फॉलोइंग, क्या मतलब एक तरीके से उत्पादन हो रहा है कब? ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया जा रहा है। शुद्ध उत्पादन, इनकी नेट आउटपुट लिखा ना, तो ये होगा आपका शुद्ध उत्पादन के रूप में परिभाषित किया। अब देखो उसके बाद क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द कंट्री प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, यानी कि परिभाषित किया किसके ऊपर? उपभोक्ताओं के आधार पर। अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स, यानी कि कुजनेट्स क्या कहता है? नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स, यानी कि कुजनेट्स क्या कहता है कि नेशनल इनकम को 3 तरीके से निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से, इनकम मेथड से, कंजम्पशन मेथड से। तो ये 3 ऐसे मेथड हैं, किसके अकॉर्डिंग? कुजनेट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि हुज एस्टिमेट अबाउट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वाज कंसिडर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कहता? ये क्वेश्चन कहता कि औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में जिनका अनुमान था उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसका अनुमान माना जाता है? तो वो था VKRV राव का। अब इन्होंने जो VK राव हैं, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने VKRV राव एस्टिमेट्स अबाउट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम की ये बात हो रही है। द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड टू एस्टिमेट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अगर आपसे पूछे कि पहले फर्स्ट टाइम जो साइंटिफिक मेथड यूज किया गया था नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के लिए, तो किसने किया था? VKRV राव ने किया था। और कब किया था? 1931 में किया था। उसके बाद हम इसकी थोड़ा सा मतलब इन्होंने बताया हुआ है, इसको देखिए कि VK राव का ये पूरा नेम है, आप इसको पढ़ लीजिए कि विजेंद्रा कस्तूरी रंगा वरदराज राव एस्टिमेटेड नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ आउटपुट एंड सेंसस ऑफ इनकम मेथड, यानी कि इनके आधार पर कि सेंसस ऑफ आउटपुट और सेंसस ऑफ क्या है ये? इनकम मेथड। आफ्टर इंडिपेंडेंस VK राव वाज द मेंबर ऑफ, यानी कि आज़ादी के बाद जो VK राव जी हैं उनको मेंबर बनाया गया किसका? नेशनल
इनकम कमेटी का। अब इस नेशनल इनकम कमेटी को कब फॉर्म किया गया था? 1949 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? पीसी महलनोबिस जो हैं जिन। उसके बाद अनदर मेंबर ऑफ दिस कमेटी वाज DR गाडगिल। तो ये इसके एक तरीके से मेंबर थे। चेयरमैन कौन से? महालोबिन्स थे। और ये भी एक तरीके से VKRV राव भी क्या है इसके मेंबर थे। ये नेशनल इनकम कमेटी को कब फॉर्म किया गया था? 1949 में। द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ नेशनल इनकम कमेटी की जो आई थी वो 1951 में आई थी। तो ये छोटी छोटी जानकारी जो है वो आप साथ के साथ में नोट डाउन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कैलकुलेटिंग इनकम इन इंडियाज इकोनॉमी। तो इनमें से नेशनल इनकम से रिलेटेड कौन नहीं है? तो ये जो ए सुब्रमण्यम है ये नहीं है। दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बई, RC देसाई, तो ये सारे के सारे हैं बट ये नहीं है। इनके नीचे भी एक्सप्लेनेशन है तो आप इसको देखिए। ए सुब्रमण्यम वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, ये इससे रिलेटेड नहीं है। ही वाज ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता थे। फ्रॉम तमिलनाडु एंड टुक पार्ट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1940। क्या लिखा हुआ है? अगस्त 1942 में। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं आपको कि सुब्रमण्यम का संबंध इनसे नहीं था नेशनल इनकम से। वो एक क्या थे? तमिलनाडु के राजनेता और जिन्होंने भाग लिया था किसके अंदर? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। ठीक है। ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड सेवरल इकोनॉमिक्स एस्टिमेटेड, यानी कि जो भी ब्रिटिश राज था जिस समय, तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने नेशनल इनकम को मेजर करने की कोशिश की। तो ये हैं दादा भाई नारोजी 1868 में, विलियम दिग्बाई 1899 में, VK राव 1931 में। और VK राव के बारे में आपने अभी पढ़ ही लिया कि साइंटिफिक तरीके से इन्होंने सबसे पहले मेजर की थी। वैसे सबसे पहले आप देख ही रहे हो दादा भाई नारोजी, उसके बाद विलियम दिग्बाई और एंड RC देसाई। Among all these estimates, the estimation of Dadabhai Naoroji was based on the value of the output raised by the agriculture sector। यानी कि जो दादा भाई नारोजी हैं उन्होंने जो नेशनल इनकम की एक तरीके से जो मापने का तरीका बताया वो क्या बताया कि जो एग्रीकल्चर से सेक्टर से आता और मतलब सम पोर्शन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ से जो भी आएगा वो आपके नेशनल इनकम का पार्ट होगा। ये हिंदी में है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9468008900 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो तो मैं आपको वहाँ पर ये शेयर कर दूँगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। आगे 4th क्वेश्चन आपका, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, यानी कि नेशनल इनकम किसके द्वारा एस्टिमेट की जाती है? तो ये है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब क्या हो गया है? ये CSO हो गया है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन की जगह। अब इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाना। नेशनल इनकम इंडिया एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर आफ्टर मर्जर, यानी कि इसको मर्ज कर दिया गया CSO को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO को, कब? 2019 में। और इसको बना दिया गया NSO। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है किसके अंदर? द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि MOSPI। तो ये ध्यान रखना, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में आता। विच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूटिलाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लासिफाई कंट्रीज इनटू डेवलप्ड और डेवलपिंग, यानी कि किस आधार पर जो IMF है, सॉरी वर्ल्ड बैंक है, वो बताता है कि ये देश जो हो वो विकासशील है और ये विकसित है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम यूटिलाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये ऊपर है जो वही चीज़ें बताई हुई हैं, यानी कि इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय, ये बता रहे हैं आपको पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी कि आपकी जितना भी आपका टोटल इनकम, ये है टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाएगा।
द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, यानी कि एक साल के अंदर जो भी मतलब इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, वो किसके इक्वल होती है? तो वो होती है आपकी, देखो, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनलाइज, ये भी नहीं होती। सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, सम पर्सनल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये होती है आपका डी, मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनको बेचने के बाद जो भी मनी इकट्ठी होती है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कंबाइंड मेथड कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट या आउटपुट एंड इनकम मेथड। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो देखिए इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन ये दिए हुए हैं तो सारे के सारे करेक्ट मैच्ड हैं। तो आपको पता होना चाहिए फाइनल गुड्स की डेफिनेशन, इंटरमीडिएट गुड्स की, कंज्यूमर गुड्स की। देखिए फाइनल गुड्स कौन सी होती है? जो आपकी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी होती है, जिनमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जो जितना उनका फाइनल होना था वो हो चुका है, फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है। हो सकता है कि वो एक तरीके से इन्वेस्टर गुड्स हो सकता है कि एक तरीके कंज्यूमर गुड्स हो, कोई भी हो सकती है। तो वही है कि डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये फर्दर इनमें कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा। ये होती है इंटरमीडिएट, जिनको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स जैसे फूड, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें आपकी, तो सारे के सारे करेक्ट मैच हैं। उसके बाद इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आप पढ़िए और इनमें से बताइए कौन सी करेक्ट है। डेप्रीशिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर डैमेज ऑफ ए कैपिटल गुड, यानी कि जो भी एक साल के अंदर जो भी कैपिटल गुड्स में डैमेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन या मूल्यह्रास बोलते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए इन्होंने क्या बोला कि डेप्रीशिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल बाय एक्सीडेंट, नेचुरल क्लाइमेटीज और अदर सच एक्स्ट्रानोइस सर्कमटेंसेज। ये क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है कि कोई भी अचानक से यदि टूट फूट हो जाती है तो उसको हम किसके अंदर नहीं ऐड करेंगे? डेप्रीशिएशन के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है या अन्य ऐसे मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई भी अचानक कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो तब हम क्या है इसको डेप्रीशिएशन नहीं कहेंगे। तो बोथ आर करेक्ट, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। बस इसी को इन्होंने डिफाइन किया हुआ। अब चलते हैं, ये हिंदी में है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 9, द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ इंडिया, यानी कि सेविंग में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसके? तो हाउस होल्ड सेक्टर के। तो ये ध्यान रखना, ये कितनी है हिस्सेदारी आपको पता होना चाहिए, इसको आप जरूर याद करके जाना। देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ कि द हाउस होल्ड सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर द ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी आपकी ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग है, क्योंकि देखिए अगर सेविंग होगी ना, सेविंग होगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो जो भी भारतीय सकल घरेलू बचत है उसमें जो डोमेस्टिक क्षेत्र है उसका योगदान सबसे बड़ा है। अब डोमेस्टिक जो क्षेत्र है इसको 3 पार्ट में आगे डिवाइड किया जा सकता है। सेविंग ऑफ इंडिया हाउस होल्ड सेविंग कैन बाई डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक तो फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड अनअकाउंटेड सेविंग सच एज जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो इसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं, द ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग कंसिस्ट ऑफ सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट कॉरपोरेशन सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक सेविंग में ये आते हैं और सबसे ज़्यादा इनमें हिस्सेदारी किसकी है? हाउस होल्ड सेक्टर की है। उसके बाद आता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है पब्लिश? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इसको पढ़ लेना कि इस रिपोर्ट कब से स्टार्ट हुई है? 1978 से। और इसमें बेस्ड होने पर कैपिटा इनकम, द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें ये चीज़ें बताई होती हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर को हमें मैच करना है, ठीक है। तो जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस,
देखिए जब जीडीपी हम मार्केट प्राइस पर देखते हैं ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हम सब्सिडी को तो माइनस करते हैं और टैक्स जो है उसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एट ए मार्केट प्राइस। जब फैक्टर कॉस्ट की बात आती है फैक्टर कॉस्ट पर, तो इसमें क्या होता है, सब्सिडी इसमें वहाँ पर क्या था, माइनस थी, तो इसमें प्लस होगा और टैक्स को माइनस कर देंगे हम। तो जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस, तो इसका अगर हम देखें तो इसको पढ़ते हैं एक बार थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। जीडीपी के एट ए मार्केट प्राइस, इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ वेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक, नहीं ये नहीं होगा इसमें। और उसके बाद आता है काउंटिंग टूल डेवलप बाय यूनाइटेड नेशन टू मेजर नेशनल इनकम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। डी का 3 हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसका हो जाएगा 4, कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर्ड इन ए ईयर, तो इसका हो जाएगा ये, यानी कि लास्ट का 3rd और फर्स्ट का आपका आ जाएगा 4th। अब उसके बाद आता बी को हम देखते हैं, हाँ बी का हो जाएगा ये 1st और इसका हो जाएगा SNA जो है ये, इसका हो जाएगा आपका 2nd। तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा सा। उसके बाद दिया हुआ कि द करेक्ट मैच, यानी कि ए का 4, ये वही बस बताया हुआ कि क्या है, डोमेस्टिक एट ए प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस, तो ये वही होता जो नीचे उसमें दिया हुआ। तो इसको इस तरीके से जब जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस निकालते तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इन सब चीज़ों को ले लेते हैं। उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो इट इज़ द इनकम अर्न्ड द फॉर्म वेज, यानी कि जो भी हमारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि फैक्टर है ना, फैक्टर में क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनको मिलता क्या, लैंड को रेंट मिलता और जो आपकी लेबर होती है उसको वेजेज मिलता, कैपिटल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता। तो इसलिए ये जो साधन वाली चीज़ है वो इसमें चली जाएगी। तो इसको फॉर्मूला है ये कि एनडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट निकालना, तो इधर मार्केट प्राइस दिया, माइनस कर देंगे हम नेट प्रोडक्ट टैक्स को और नेट प्रोडक्शन टैक्सेज को, तो ये माइनस हो जाएंगे आपके। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स जो SNA 2008 है, इट इज़ एन अकाउंटिंग टूल डेवलप्ड बाय UN, यानी कि इसको UN के द्वारा डेवलप किया गया है। ये मेजर करता है नेशनल इनकम। इंडिया शिफ्टेड टू दिस मेथोडोलॉजी, यानी कि हम इस SN अकाउंट्स जो मेथड है इसके ऊपर हम 2015 में शिफ्ट हुए हैं। और डेप्रिसिएशन आप जानते हो क्या होता है कि जो फिक्स कैपिटल होती है उसका कंजम्पशन होता है। इट इज़ एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर, जो भी साल के अंदर जो भी वियर और टीयर होता है। उसके बाद आता क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है तो सारे के सारे हैं कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है उस क्या बोलते हैं कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फर्म रिसीव, जो भी खर्चा किया जाता है और जो फर्मों को रिसीव होता है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनकम मेथड यानी कि जितने भी साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको जितने भी हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है उनको जो भी मतलब एक तरीके से जो भी पेमेंट की जाती है, जैसे लैंड को रेंट, लेबर को वेजिस, तो उन के जोड़ने से हमारे नेशनल इनकम मेथड बनता। प्रोडक्ट मेथड होता है एग्रीगेट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म, यानी कि जो प्रोडक्ट मेथड है इसका मतलब क्या कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन किया किसने, फर्मों के द्वारा। तो ये आ जाएगा। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। ये नीचे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये हिंदी में है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट दी गई है नीचे और आपने देखना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो इनमें से अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट है कि मार्केट प्राइस इंक्लूडेड इनडायरेक्ट, वही मैंने आपको बताया कि जो मार्केट प्राइस होता है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है ना। एंड सब्सिडीज, एक सेकेंड, मार्केट प्राइस इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज,
बेस ईयर इज आल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर। क्या बोलते हैं इन्होंने कि 1 2 3 और करेक्ट, यानी कि तीनों की तीनों क्या है यहाँ पर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में। कि पहला ये बोला गया कि बाजार मूल्य में, यानी कि जो भी मार्केट प्राइस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और जो गवर्नमेंट सब्सिडीज है वो ऐड होती हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, ठीक है, एंड सब्सिडीज वो इसके अंदर ऐड होती हैं। वैसे अगर हम ये देखें ना, जो मार्केट प्राइस है उसके बाद इन्होंने बोला कि बेस ईयर को हम रेफरेंस ईयर के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखना, बेस ईयर को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस ईयर। अब नीचे पढ़ते हैं कि मार्केट प्राइस एक्चुअल ट्रांसफर्ड प्राइस एट इन इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे, और गवर्नमेंट सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर प्रोडक्शन कंज्यूम्ड और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ए गुड्स और सर्विसेज, इंक्लूडेड गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडीज बट इट एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। उसके बाद आपने दे ही लिया कि जो मतलब बेस ईयर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस ईयर के नाम से भी जानते हैं। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ठीक है, क्योंकि हम जब बात करते हैं मार्केट प्राइस पर, तो मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं कि जो मार्केट में ही सामान पड़ा होता अभी तक, तो मार्केट प्राइस पर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्स होता वो ऐड हो जाता है और सब्सिडीज को हम यहाँ पर माइनस। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स बोला इन्होंने, तो एक होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखना बस। और उसके बाद अगर हम चलते हैं तो फिर भी इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो अगर कोई डाउट लगे, तो बाकी ये करेक्ट है। आफ्टर 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम, किसके आधार पर, मार्केट प्राइस और जीवीए ऐसे बेसिक प्राइस के आधार पर इसको मेजर करता 2015 के बाद। वही दिया हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मूले दिए हुए कुछ कि आफ्टर 2015 द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिप्लेस जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर कॉस्ट को छोड़कर हम कहाँ पर आ गए हैं, जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन एट ए बेसिक प्राइस एंड जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस पर। अब इसको क्या बोलते हैं, हम जीडीपी बोलते हैं। जीवी आप सभी जानते हो कि ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। जीवी एट ए बेसिक प्राइस, जीवी एट ए मार्केट प्राइस दिया हुआ है। नेट प्रोडक्ट टैक्स होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस द मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक साल के अंदर जिसको हम मेजर करते हैं, तो वही है, ठीक है। जब हम मार्केट प्राइस पर, तो टैक्स हमारे प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाली लाइन में कुछ गड़बड़ है उसको करेक्ट कर लेना, टैक्सेज हमारे प्लस हो जाएंगे और सब्सिडी हमारी माइनस हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि मार्केट प्राइस इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्सेज एंड गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज यहाँ से माइनस होगा। उसके बाद आप देखिए जीवीए, आपने बेसिक देख लिया। अब जीडीपी टे मार्केट प्राइस, टोटल प्रोडक्शन प्लस टैक्सेज और सब्सिडीज। उसके बाद आता है क्वेश्चन 15, विद रेफरेंस टू एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर कंसिडर एज ए 4 फैक्टर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। स्पेंडिंग, यानी कि हमारे उत्पादन के ये 4 साधन हैं। स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएटेड गुड्स आर इंक्लूडेड एज अ फाइनल एक्सपेंस, नहीं कभी भी नहीं, इंटरमीडिएटेड गुड्स को हम फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि नेशनल इनकम में हम इसको ऐड नहीं करते। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ए ही ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, गलत है। वही है, ये ऊपर तो कि फैक्टर हैं, इनको ये चीज़ें मिलती हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये नीचे वाला इन्होंने बताया कि क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएटर गुड्स होती है उनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, नहीं तो क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हम इंटरमीडिएटर, जैसे आपने एक मान लेते कि एक पेड़ लिया, ठीक है ना, पेड़ आपने 1000 रुपये का लिया, इससे आपने चेयर बनाई, चेयर बनी आपकी मान लेते हैं कि 1500 रुपये की। जो ये इतने की जो आपने चेयर फ्रेम की है, ठीक है, तो ये जो चेयर ली हाँ बनाई है आपने, तो 1000 और यानी कि प्लस हो जाएंगे ना 1500 भी, तो ये कितना हो जाएगा 2500। वैसे अगर आप देखोगे तो 1000 तो ये हो गए पेड़ के,
और 15 में से 1000 गए 500, तो वैसे तो आपकी नेशनल इनकम कितनी हुई 1500, लेकिन अगर आप इनको इंटरमीडिएट का भी जोड़ दोगे तो ये 2500 हो जाएगी, तो ज़्यादा दिखेगी आपकी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज़ एट इट्स डिस्पोजेबल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घरेलू अर्थव्यवस्था के निपटान में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा के बारे में विचार देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए कि ये खर्च करने योग्य आय होती है। नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द, यानी कि जितना भी आपको ट्रांसफर मिली है ट्रांसफर्स क्या होती है, एक ऐसा हस्तांतरण होती है जिसके लिए ना आज आपने पे किया, ना फ्यूचर में पे करना, ना बाद में कभी पे किया था। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इनमें से कौन से को हम लेकर नहीं चलते, ट्रांसफर पेमेंट को बिल्कुल भी नहीं लेते, क्योंकि इनके बदले में कोई उत्पादन नहीं होता। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप के बदले में आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करके नहीं देते। ऐसे ही प्राइवेट ट्रांसफर्स होती हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इससे कोई उत्पादन नहीं होता, हम अपने लिए ही सिर्फ वस्तुओं को प्रोड्यूस कर रहे होते। तो तीनों ही हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता है ना कि जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो नेशनल इनकम या खुद के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो वो इसके अंदर ऐड नहीं होती। नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट, तो इसको कैसे निकालेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यह मार्केट प्राइस है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में से फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स, और वैसे जब हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं तो सब्सिडी हमारी क्या होती है, प्लस होती है, और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर मतलब जो टैक्स होता है वो माइनस होता है। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन, ये तो ऊपर वाली बात ही है, ये हिंदी में है, देख सकते हो। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 18, इफ वी डिडक्ट द पर्सनल टैक्स पेमेंट, यानी कि पर्सनल टैक्स पेमेंट को हम डिडक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स फ्रॉम पर्सनल इनकम, यानी कि नॉन टैक्स पेमेंट है उसको भी वी ऑब्टेन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगी खर्च करने योग्य आय, नेशनल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वही है यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकलेगी, तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 19 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़िए और इनमें से करेक्ट बताइए। तो इनमें से करेक्ट हम देखते हैं, द प्रॉफिट अर्न बाय कोरियन ऑन हुंडई कार, यानी कि जो भी कोरिया की कार है हुंडई कार, वो उसका जो भी इनकम होगी, जो उसका प्रॉफिट होगा वो इंडिया के GNP में ऐड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए जब इसमें क्या होता है, इसमें एक रूल लागू होता है कि जो भी मान लेते हैं कि जब हमने GNP बोला, नेट का इसका मतलब होता है नेशनल, ठीक है, इस एन का नेशनल होता, इसका मतलब होता है कि कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर US है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंडिया के US में गए होते, कुछ ऐसे होते हैं US के इंडिया में आए होते हैं। तो देखिए जो भी ये फैक्टर यहाँ US से अर्न करके लेकर US में अर्न कर रहे हैं, और यदि उनका इंटरेस्ट हमारे देश में इधर पैसा भेज रहे हैं, तो उनका जो भी कमाई है वो हमारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। कब, इसमें नेशनल में, अगर नेशनल हमें निकालना, तो ऐसे ही हो इधर उनके कुछ फैक्टर गए हुए हैं तो वो इधर से लेकर जा रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये हमारे देश में आएगा, हमारे देश में अगर हमारे देश की कंपनी होती है और ये अगर मतलब कोरिया में होती तो वो प्रॉफिट हमारे देश में भेजेगी। लेकिन ये कोरिया की कंपनी है, कोरिया की कंपनी इंडिया में है, तो ये इंडिया में इसका प्रॉफिट नहीं जाएगा बल्कि इसका कोरिया में जाएगा। तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा, द चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ ए फर्म इज
ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, कि जो इन्वेंट्री होती है एक तरीके से, तो वो भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह ही होती है। इसमें कुछ माल बना हुआ होता है, कुछ रे की फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से जो भी इनका स्टॉक टाइप होता है। जीडीपी डिफ्लेटर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट टूल टू मेजर चेंज ऑफ प्राइस एंड इकोनॉमी एज द इंक्लूडेड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ बिल्कुल, तो ये ठीक बात है कि एक अच्छा है, मतलब मेजर है ये। तो इन्होंने बता दिया कि हाँ दोनों ही सही हैं। अब उसके बाद देखिए जी, एक तो शब्द आपको ये पता चल गया होगा कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है इसमें गुड्स और ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। चेंज इन प्राइस, जीडीपी डिफ्लेटर कंसिडर द बेस्ट टूल द मेजर चेंज इन प्राइस। देखिए चेंज इन प्राइस की बात करें इकोनॉमी में, इसमें सारी गुड्स और सर्विसेज होते हैं। अब इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं कि इसमें अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स होता है, मटेरियल यानी कि रे मटेरियल होता है इसमें, एंड ट्रीटेज एज ए कैपिटल, इसको हम कैपिटल की तरह लेकर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल और फॉर्म्स नोन द इन्वेस्टमेंट, जो भी एडिशनल स्टॉक होता है इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। देयरफॉर चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ ए फॉर्म ट्रीटेज एज ए इन्वेस्टमेंट। द रीजन वाई जीडीपी डिफ्लेटर, इसको बोलते इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है, इज कंसिडर एज द बेस्ट टूल ऑफ मेजर चेंज, यानी कि अगर हमें चेंज इन प्राइस का मेजर करना तो जीडीपी डिफ्लेटर सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें सारी गुड्स और सर्विसेज आ जाती हैं। पहले इन्होंने बता रखा है कि क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। नॉमिनल जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, गलत है, ठीक है। तो इसको हम करंट प्राइस पर करते हैं, तो पहला गलत हो गया। रियल जीडीपी को हम करते हैं प्रीविलिंग प्राइस, नहीं है, इसको हम कांस्टेंट प्राइस पर, तो ये अपोजिट होना चाहिए था, इसलिए दोनों के दोनों रॉन्ग हैं। और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आता क्वेश्चन द रेशो ऑफ नॉमिनल टू रियल, यानी कि जब हम नॉमिनल का रियल के साथ देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये जो बड़े अक्षरों में दिया हुआ जीडीपी ये है नॉमिनल, और ये स्मॉल अक्षर में दिया हुआ ये है जीडीपी जो दी हुई है ये है आपका रियल। तो नॉमिनल डिवाइड बाय रियल करते हैं तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है, तो ये भी आप करके जाइएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ दी हुई है इसमें से इनकरेक्ट बताना। फर्स्ट है कि द जीडीपी ऑफ कंट्री इज राइजिंग, वेलफेयर आल्सो अराइज एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो ये क्या बताता है आपको, यदि देश का जीडीपी बढ़ता है, ठीक है, यदि किसी देश का जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ने से उस देश की जो वेलफेयर है वो जरूर बढ़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी देश का जीडीपी इंक्रीज हो तो उस देश का क्या है कि कल्याण हमेशा बढ़े। दूसरे वाला ये गलत है, पहले वाला इफ वी रिलेट वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री टू परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ द जीडीपी इज नॉट ए गुड इंडेक्स। ये क्या बता रहा है आपको, यदि हम देश में कल्याणकारी सुधार से संबंधित देखते हैं, जो लोग बेहतर स्थिति में हैं उनका प्रतिशत जीडीपी एक अच्छा सूचकांक नहीं, जीडीपी एक अच्छा गुड इंडेक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ वी रिलेट वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ, यानी कि जो भी कुछ लोग क्या है इससे बेटर ऑफ होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं होता, तो ये गुड इंडेक्स नहीं है। तो इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लोगे, पढ़ लोगे, ये हिंदी में है आपके लिए। अब उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि द ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी नोज, यानी कि उसको हम बेस ईयर के नाम से जानते हैं। सेकेंड है द प्राइस कैलकुलेटेड एट ए बेस ईयर, जब हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर तो उसको हम बेसिक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ईयर है उसको हम बोलते हैं बेस ईयर हुज प्राइस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, जो रियल जीडीपी पर हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो होता है बेस ईयर। और द प्राइस इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर, जो प्राइस कैलकुलेट किए जाते हैं बेस ईयर पर उनको हम बोलते हैं बेसिक प्राइस। तो बेस ईयर आपका कौन सा 2011-12, ये ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट के बारे में किसने बात की थी, तो राज कृष्णा ने इसके बारे में बात की थी। इसका मतलब क्या था
कि 1991 तक, यानी कि लिबरलाइजेशन से पहले, एलपीजी से पहले जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की वो क्या थी, लो एनुअल ग्रोथ रेट थी। ये शायद अब मुझे याद नहीं है 3 पॉइंट समथिंग थी। इस टर्म को क्वाइन किया गया था 1978 में। उसके बाद आता द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, जो जितने भी हमारे साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यदि हम उनको जो भी हमारा प्रॉफिट है उन मान लेते हैं कि एक किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट होता है और वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में मान लेते हैं कि सिर्फ 50 लाख रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये जो 50 लाख बचते हैं ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि एमपीसी की बात की गई है। तो एमपीसी क्या होती है, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई, तो ये पहला ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम क्या सेव क्या होती है, चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई, तो ये भी करेक्ट है। एपीसी क्या होती है, सी डिवाइड बाय वाई, यानी कि टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय टोटल इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एपीएस क्या होती है, सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, यानी कि पर यूनिट ऑफ इनकम पर जो हमारी सेविंग है वो। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें क्या दिया हुआ, वाहिद आई, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात की गई है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में। अब यहाँ पर जो ये एक्सटर्नलिटीज हैं ये क्या होती हैं, इसको पढ़ते हैं। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू बेनिफिट्स, यानी कि इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। एक फर्म या कोई इंडिविजुअल विच दे आर नॉट पेड, ना तो इसके लिए हमें कुछ पे करना होता और ना ही हमें इसके लिए कोई दंड मिलता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम चले हुए और किसी के घर में मैरिज है और वो डीजे बजाए, तो आपके लिए क्या वो हार्म है, पर लेकिन वो आपके एग्ज़ाम ख़राब होते हैं उसके लिए क्या पे करता, कुछ भी नहीं। ऐसे ही अगर आपके घर के सामने कोई भी बगीचा है, अगर उस बगीचे से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें एक्सटर्नलिटीज़ के लिए कोई मार्केट नहीं होती जहाँ इनको खरीदा और बेचा जा सके, तो दोनों ही इसके करेक्ट है। उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि सप्लाई की रेट्स ऑन डिमांड जो है, इस शब्द के बारे में किसने कहा था, तो वो थे जेबी से, कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करेगी। आप गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन कीजिए और उसकी डिमांड अपने आप हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, यानी कि जिसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उसके बढ़ने से या घटने से जो भी मतलब चेंज है उससे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज नहीं होता, ये पूछा गया। इंक्रीज इन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो डज नॉट इफेक्ट। तो 29 का पढ़ो, यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड देखिए। फर्स्ट है कि यहाँ पर जो इंक्रीज इन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स क्या ये है। उसके बाद है डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। देखिए आप सभी जानते हो कि इंटरेस्ट रेट यदि घटता है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो यही है जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखिए अगर आपको और का नहीं पता ना, तो कम से कम अगर आपको एक ये भी रिलेशन भी पता तब भी आप कर लोगे। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट डू नॉट अफेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली, इन्वेस्टमेंट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो ये उल्टा रिलेटेड है, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट बिकॉज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कि अगर आपको ब्याज ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना हो और आपको ज़्यादा ब्याज पर पैसा मिलता तो आपकी जो बोरोइंग हैगी वो महंगी हो जाएगी। तो इसके लिए रिक्वायर इन्वेस्टमेंट टू हैव ए हायर रेट ऑफ रिटर्न टू प्रॉफिटेबल। ऑन द अदर हैंड लो इंटरेस्ट रेट, वही बातें हैं कि कम होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सी, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी, तो ये सी हो गया, ये जी हो गया और ये आई हो गया, तो तीनों के तीनों इंक्लूड होंगे।
आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।